Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, in today's session, we will discuss third lesson of civics, class 6th. What is government? सरकार क्या है, आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. चलिए पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस लेसन में हमें क्या क्या सीखना है, हमारा टारगेटेड लर्निंग आउटकम क्या क्या है. सबसे पहले हमें जानना है कि गवर्नमेंट क्या होती है, वो व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है. उसके बाद हम समझेंगे कि हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट. ओके. इसके बाद हमें समझना है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी लेवल होती है, कितने स्तरों की सरकारें होती हैं. इसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्की पे डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गवर्नमेंट. सरकार क्या होती है, इसको हमें समझना है. गवर्नमेंट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न ओवर द कंट्री. गवर्नमेंट लोगों का समूह होती है जिनको ये शक्ति दी जाती है कि वो देश के ऊपर शासन करें, देश के ऊपर रूल करें. यदि दूसरे शब्दों में हम बात करें, वी टॉक इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अथॉरिटी टू गवर्न ओवर द कंट्री. गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजंस. सरकार वो संस्था है जो निर्णय लेती है. सरकार वो संस्था है जिसके पास ये शक्ति होती है कि वो देश के ऊपर शासन करे, देश के ऊपर गवर्न करे, रूल करे. इन दिस पिक्चर यू कैन सी ग्रुप ऑफ पीपल एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर गिवन पावर टू गवर्न ओवर द कंट्री. दिस ग्रुप ऑफ द पीपल आर गिवन पावर टू टेक डिसीजंस. यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर में लोगों का समूह है जिनको ये शक्ति दी गई है या अथॉरिटी दी गई है कि वो शासन करें, निर्णय लें, कानून बनाएं. यही सरकार होती है. नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है. डियर स्टूडेंट्स, देश में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिनको करने की आवश्यकता होती है, जिनको न करने से देश की प्रगति जो है, उसका डेवलपमेंट रुक सकता है. तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिनको करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. तो उसी सिस्टम को हम गवर्नमेंट कहते हैं. बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करवाना होता है. तो उन्हीं चीज़ों के लिए हमें एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम गवर्नमेंट का नाम देते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. जैसे गवर्नमेंट की आवश्यकता हमें क्यों होती है, या गवर्नमेंट हमारे डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करती है, हमारे जीवन में गवर्नमेंट कैसी भूमिका निभाती है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं. सबसे पहले बेटा हमने देखा होगा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने होते हैं, रोड बनी होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बने होते हैं. तो उन सब को बनवाने का निर्णय, वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इन सब का निर्णय गवर्नमेंट लेती है. रोड कहाँ पे बनेगा, कहाँ से रोड जाएगी, कैसे बनेगी रोड, कितना पैसा खर्च होगा, इन सब का निर्णय गवर्नमेंट लेती है. जिस रोड पे हम चलते हैं, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, उनको बनाने का जो जिम्मा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है. सो वी कैन फील द नीड ऑफ गवर्नमेंट हेयर. हम महसूस कर सकते हैं गवर्नमेंट की आवश्यकता को, क्योंकि रोड कौन बनाएगा, किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, हम नहीं कह सकते. यदि गवर्नमेंट नहीं होगी तो हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप रोड बनाइए, आप स्कूल बनाइए. वी कैन नॉट असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी वन टू बिल्ड द रोड्स एंड स्कूल्स. दिस इज़ द गवर्नमेंट हु मेक रोड्स एंड स्कूल्स. सेकेंड, to reduce the prices of onions when they get too expensive or ways to increase the supply of electricity. आपने घर पे भी चर्चा करते सुने होगा अपने पेरेंट्स को कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जो भी रोज़
डेली यूजेस के जो सामान हैं उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने उन डिस्कशन करते हुए देखा होगा कि उन्होंने ये पॉइंट ज़रूर डिस्कस किया होगा कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, या आपने न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि जो सामान हैं, जैसे प्याज के दाम बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा कि इनके दाम बढ़ चुके हैं। तो चर्चा होती है कि गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको प्रयास करना चाहिए कि इनके दामों को घटाएं, महंगाई को कम करें। तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता महसूस होती है कि गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल में करती है, जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करती है, चीज़ों के दामों को कम करती है, उनके दामों को कंट्रोल में रखती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें डेली लाइफ में होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना शायद ही करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होती हैं। तो हम कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारे यहाँ पावर सप्लाई नहीं होती है या पावर सप्लाई रेगुलर नहीं होती है, तो हम हमारे मन में आता है कि गवर्नमेंट को ऐसे कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलर हो सके। तो यहाँ पे ये जो हमारा थॉट है, जो हमारा आइडिया है, यही हमारी नीड है कि गवर्नमेंट की नीड हमें क्यों होती है। गवर्नमेंट की नीड हमें होती है कि वो चीज़ों के दामों को कंट्रोल में रखे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ाए। तीसरा है, द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में जो लोग हैं उनकी स्थिति, जो उनकी कंडीशन है, एक जैसी नहीं है। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी रिच, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी पुअर। तो इन दिस कंडीशन गवर्नमेंट हेल्प्स पुअर, गवर्नमेंट गरीबों की सहायता करती है। गवर्नमेंट लॉन्च मैनी प्रोग्राम्स फॉर पुअर्स, गवर्नमेंट जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, उनके कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है, जैसे फ्री में फूड ग्रेन्स को बांटना या बहुत ही कम दाम में अनाजों को बांटना, घर देना, फ्री एजुकेशन देना। तो इस तरह के बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है गरीबों के लिए, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको सहायता मिलती है। इसलिए हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक राशन शॉप पे लोग लाइनअप हैं राशन लेने के लिए, जो कि बहुत ही कम दामों पे लोगों को दिया जाता है। इट डज अनदर नीड जो है, इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, वी नीड सम सर्विसेज विच आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। हमें कुछ सर्विसेज की आवश्यकता होती है जिसकी आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रेलवे सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है। हमें कोई लेटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमें पहुंचाना है। इफ़ वी वांट टू सेंड लेटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वी नीड पोस्टल सर्विसेज। इफ़ वी वांट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एट वेरी लेस फेयर, तो हमें रेलवे की आवश्यकता होती है। हम रेलवे से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें ज़रूर होती है, और ऐसी सर्विसेज कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। क्लियर? जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की आवश्यकता हमें क्यों होती है? आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जो कि फ्लड प्रोन हैं, और वहाँ पे फ्लड आता है, या अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, साइक्लोन प्रोन एरियाज़ हैं, तो जहाँ पे अक्सर तूफ़ान आते हैं, फ्लड आता है, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। उनके घर बह जाते हैं या वो अपने जो होमलेस हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विक्टिम्स होते हैं, जो सफ़रर्स होते हैं, उनकी सहायता गवर्नमेंट करती है। जो लोग बाढ़ में फंसे रहते हैं, गवर्नमेंट उनको रेस्क्यू करती है, उनको बचाती है, उनको फ्री में अनाज बांटती है, उनको खाना प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे यहाँ डिजास्टर्स आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेटा
गवर्नमेंट ही सहायता करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को बचाया जा रहा है। और यहाँ पे रिलीफ कैंप, ये रिलीफ कैंप है, रिलीफ कैंप। और यहाँ पे किस प्रकार से NDRF, जिसको हम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स कहते हैं, ये लोगों को बचा रही है। गवर्नमेंट की आवश्यकता हमें होती है क्योंकि हमें अपने देश के जो बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और देश में भी शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और दूसरे देशों के साथ भी हमें अच्छे रिलेशंस बनाए रखने हैं, मेंटेन करने हैं। जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि हमारा देश भारत जो है उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान या चाइना, वो आए दिन बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस करते रहते हैं या बॉर्डर्स का इंक्रोचमेंट करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि अपने देश को हम सुरक्षित रखें, अपनी बाउंड्रीज़ को सुरक्षित रखें। तो ये जिम्मा किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट हमारे बाउंड्रीज़ को सुरक्षित रखती है बॉर्डर फोर्सेस की सहायता से और दूसरे देशों के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। Government is also responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. As we know that there are many who are suffering from malnourishment. तो बहुत सारे लोग हैं बेटा जो कि कुपोषण का शिकार हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, अच्छा पोषक खाना नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सभी को अच्छा खाना मिले, सभी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो अच्छा रहे, वो बहुत ही साउंड रहे। और इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे प्लेसेस पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करती है ताकि लोगों को बहुत ही कम पैसे में उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके और उनका स्वास्थ्य जो है बहुत ही बेहतर हो सके। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? हम नीड ऑफ गवर्नमेंट को समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों होती है और गवर्नमेंट किस प्रकार से हमारे जीवन में रोल प्ले करती है, हमारे जीवन को अफेक्ट करती है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिसको आप, यदि एग्ज़ाम आता है तो आप उसको लिखेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं? तो हम गवर्नमेंट के लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, जिसमें पहला फेडरल है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड थर्ड लोकल गवर्नमेंट। तो पूरे देश में जो गवर्नमेंट शासन करती है, जो गवर्न करती है पूरे देश में, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्लियर? फेडरल गवर्नमेंट हमारी। दूसरे लेवल पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो 28 स्टेट में एक गवर्नमेंट है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और थर्ड लेवल पे जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, जो स्थानीय स्तर पे जो सरकार होती है, इसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, और जो विलेज लेवल पे होता है, गांव में, एक पंचायत होती है। इस स्लाइड में आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। तो ये 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, 3। ओके, तो जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखिए लोकल गवर्नमेंट के 2 हैं। ठीक, पहला और दूसरा। तो पहले पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, जो कि शहरों में, नगरों में जो स्थानीय सरकार होती है उसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। और जो विलेजेस में, गांव स्तर पे जो हमारी स्थानीय सरकार होती है उसको हम पंचायत कहते हैं, विलेज पंचायत जो होती है। ठीक, तो इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट के 2 टाइप हैं, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। लॉज एंड द गवर्नमेंट। क्लियर? तो गवर्नमेंट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा कि कानून बनाना। गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट कानून बनाती है और जो भी लोग देश में रहते हैं, जो भी देश में हैं, उनको उन कानूनों को मानना ही पड़ता है। अंडरस्टैंड?
तो इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, कानून बनाया है कि बाइक चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय सभी को हेलमेट पहनना ज़रूरी है। एवरीवन नीड्स टू वियर हेलमेट वाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल। ओके, तो यदि कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है, जब ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ती है, उसको चालान करती है, उसको फाइन लगाती है उसके ऊपर, तो इस प्रकार से जो भी रूल्स को तोड़ता है उसको उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, उसको पनिश किया जाता है। तो गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। और कानूनों को बनाने की ज़रूरत क्यों होती है, रूल्स को बनाने की ज़रूरत क्यों होती है? रूल्स को बनाने की ज़रूरत इसलिए होती है और उसको सभी को फॉलो करने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि कंट्री जो है वो स्मूथली रन कर सके, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी वर्क्स हैं, उनको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, देश में कोई मैसअप ना हो, कोई ऐसे केओस की स्थिति ना हो, गड़बड़ी की स्थिति ना आए। क्योंकि सभी यदि रूल्स फॉलो करेंगे और कानूनों को फॉलो करेंगे, जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी कानून बने हैं उनको फॉलो करेंगे, तो उससे कोई भी इनडिसिप्लिन कंट्री में क्रिएट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट और फुटबॉल, सपोज इमेजिन देयर आर नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं है, देयर आर नो रूल्स टू प्ले फुटबॉल। ओके, कैन यू प्ले द फुटबॉल विदाउट एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो। क्या आप फुटबॉल को या क्रिकेट को बिना किसी प्रॉब्लम के खेल सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, यदि कोई रूल ना हो, कोई नियम ना हो? आई थिंक नहीं, आप नहीं खेल सकते हैं। इसी प्रकार से ये देश में कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, तो देश ठीक तरीके से नहीं चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी किसी की बात को नहीं मानेगा, कोई भी किसी की बात को कंसीडर नहीं करेगा, और हर व्यक्ति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो देश ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कानून को बनाने की और रूल्स को बनाने की। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के दो टाइप हैं, पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दूसरा मोनार्की है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपुल चूज देयर गवर्नमेंट, लोग अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। ठीक, पीपुल गिव गवर्नमेंट पावर टू टेक डिसीजंस, और लोग ही, जो देश के लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट को ये शक्ति देते हैं, ये पावर देते हैं कि वो डिसीज़न ले। क्लियर? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक मतलब लोगों की सरकार, जो लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार हो उसे ही हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की होती है, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट ये रखना है आपको कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, पीपल गिव गवर्नमेंट पावर टू टेक डिसीजन, और लोग गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि वो निर्णय ले सके, कोई डिसीजन ले सके। मतलब लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं और गवर्नमेंट को ये पावर दे देते हैं कि वो डिसीज़न ले। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दो फीचर्स यहाँ पे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो डिसीज़न ले सके। इस पिक्चर में आप देखिए किस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनने की प्रक्रिया होती है। इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन में लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं। हमारे देश भारत में हर 5 साल पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं, उस फेडरल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चुनाव होता है। और इस चुनाव में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंटली चुनाव में खड़े होते हैं। लोग जिसको सबसे ज़्यादा वोट करते हैं वो चुनाव जीत जाता है, और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। ओके, इन आवर कंट्री इंडिया elections are held regularly at regular interval of time after 5 years,
And in election, many political parties stand their candidates, and their candidates contest election on the behalf of their party. People give their valuable vote to their leaders. Candidate who secure maximum number of votes is declared winner, and party which maximum number of candidates win, that party make government. अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोनार्की क्या होती है। मोनार्की, राजा का शासन। ऐसा देश जहाँ पे राजा का शासन या रानी का शासन होता है उसे हम मोनार्की वहाँ पे कहते हैं। वहाँ पे मोनार्की गवर्नमेंट होती है। वहाँ पे लोग अपनी सरकार को नहीं चुनते हैं। राजा या रानी किसी एक परिवार से बिलोंग करते हैं, किसी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस प्रकार से जो राजा का पद होता है वो हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है। कहने का अर्थ है राजा का लड़का राजा ही बनेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पे मोनार्की होती है वहाँ पे लोगों को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार नहीं होता है। जो मोनार्क होता है, जो किंग होता है, वह उसके कुछ विश्वास पात्र लोग होते हैं जो कि बहुत उनके ऊपर उसको ट्रस्ट होता है, ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं जिनके साथ वो डिस्कस करता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो राजा के पास ही होता है, किंग के ही पास होता है, और किंग का ही निर्णय या क्वीन का ही निर्णय फाइनल ही माना जाता है। डेमोक्रेसी से अलग मोनार्की में जो किंग होते हैं या जो क्वीन होती हैं उनको इससे कोई भी मतलब नहीं होता कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिया है, उसका प्रभाव लोगों पे क्या आएगा। मीन्स किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन पीपल फॉर देयर एक्शन। तो क्वीन और किंग को अपने एक्शंस के लिए लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी निर्णय सरकार लेती है, जो भी डिसीजंस लेती है, जो भी एक्शंस लेती है, उसका लोगों पे प्रभाव क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, लोग किस प्रकार से प्रभावित होंगे, ये पूरा गवर्नमेंट को देखना पड़ता है और गवर्नमेंट को लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को चुना है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्या होती है? जैसे हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी चीज़ में। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। वो जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, और वही रिप्रेजेंटेटिव लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। जैसे आपके स्कूल में हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, और कभी भी जब पूरे स्कूल की मीटिंग होनी होती है तो पूरे स्कूल के विद्यार्थी एक साथ नहीं बैठते हैं, बल्कि मॉनिटर ही क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्रकार से जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके मॉनिटर्स की जब मीटिंग होती है, इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि पूरा स्कूल मीटिंग किया और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय क्लासेस की तरफ से ही होते हैं, क्योंकि क्लास का जो मॉनिटर है वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लगभग 130 करोड़ जो 130 मिलियन पीपल जो हैं वो एक साथ बैठकर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, वो एक साथ डिस्कशन नहीं कर सकते हैं इतने लोग। तो इस प्रकार से जो 130 मिलियन पॉपुलेशन है उसने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चुनते हैं, और इस प्रकार से वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हीं लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, या डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग जो एडल्ट्स होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है उनको वोट करने का अधिकार होता है। वो अपना मत दे सकते हैं, अब वोट कर सकते हैं। पीपल हु आर अबव द 18 ईयर्स हैव राइट टू वोट। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है।
ठीक। कोई भी व्यक्ति जब 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट करने का अधिकार मिल जाता है, वो अपने लीडर को चुन सकता है, वो अपने लीडर को वोट कर सकता है। एक टॉपिक और है जिसको हमने सफ्रेज मूवमेंट कहा है बेटा। सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट। सफ्रेज मूवमेंट क्या था? हमारे देश में पहले सभी को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। जैसे महिलाएं जो थीं, हमारे देश की जो वुमेन थी या जो गरीब लोग थे, दे डिड नॉट हैव राइट टू वोट। जो पुरुष थे जिनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, मेल हु वर रिच या मैन हु वर रिच, दे हैड राइट टू वोट। तो इस सफ्रेज मूवमेंट चलाया गया। सफ्रेज मूवमेंट में सभी को वोट, राइट टू वोट देने की बात कही गई कि सबको वोट करने का अधिकार मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो कोई भी व्यक्ति हो जो 18 साल से ऊपर है, जो भी एडल्ट है, उसको राइट टू वोट मिलना चाहिए। इस प्रकार से ये जो सफ्रेज मूवमेंट था, राइट टू वोट के लिए जो आंदोलन था, यह सक्सेसफुल हुआ और सभी को हमारे देश में राइट टू वोट मिला हुआ है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो रिच और पुअर, मेल और फीमेल, मैन और वुमेन, जो भी, सभी को राइट टू वोट हैं, जो भी एडल्ट्स हैं। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है और ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने इन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है और रूल्स को बनाने की ज़रूरत क्यों होती है और उस रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत क्यों होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं, दो एसेंशियल फीचर्स हमने डिस्कस किए आपके साथ। और सफ्रेज मूवमेंट क्या है, इसको भी हमने डिस्कस किया है। एंड व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, सफ्रेज मूवमेंट से क्या हमें अचीवमेंट हुआ है। सफ्रेज मूवमेंट से सभी को राइट टू वोट मिल गया, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मैन और वुमेन, रिच और पुअर हों, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, ऑल पीपल हु आर एडल्ट हैव राइट टू वोट, सभी को राइट टू वोट मिला हुआ है। तो आई होप दैट आपको ये चैप्टर पसंद आया, आपको समझ में आया। इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ और आपको कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।